नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 22 फरवरी की शिफ्ट 2 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो पहला सवाल है, कह रहा एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 20 पेन की दर से कुछ पेन खरीदे, उन्हें 1 रुपए में 15 पेन की दर से बेच दिया, लाभ परसेंटेज बताना। तो देखो कॉस्ट प्राइस अगर हम देखें, 1 रुपए में 20 पेन थे तो एक पेन कितने का हो गया, 1/20 का हो गया। सेलिंग प्राइस 1 रुपए में 15 पेन, तो 1 रुपए में कितने पेन बेचे, 1/15। समझ गए ना, यानी कि हमने एक एक पेन का हमने निकाल लिया कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। तो रेशियो बनाएंगे 5 को 20, 5 15 हो गया, यानी कि 3:4 आ गया। कितने का प्रॉफिट लिया, 1 रुपए का, किस पर, 3 पर, गुणे में 100, बस परसेंटेज आ गया 33.33%। अगला सवाल, किसी वस्तु पर 10% छूट प्रदान करने के बाद भी 10% का लाभ होता है, यदि कोई छूट ना दी जाए तो लाभ परसेंटेज कितना होगा। अब इस चीज को मैंने डायरेक्ट बताया था कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट लिखो, प्रॉफिट वाली चीज तुरंत मार्क प्राइस के नीचे, छूट वाली चीज तुरंत आ जाएगी कॉस्ट प्राइस के नीचे। बस यहां से देखो, कह रहे छूट ना दी जाती तो हम 11 रुपए में बेचते, कितने का प्रॉफिट लेते, 2 रुपए का, किस पर, 9 पर, गुणे में 100 हो गया, यानी कि 9 दूनी 18, 22.22% हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है ना, ये चीज हमने बताई थी, मार्क प्राइस पर जब छूट देते हैं उसके बाद जो बचेगा वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस। अगर हम सीपी पर भी प्रॉफिट ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बन जाएगा, दोनों को इक्वल कर देंगे, इस तरीके से रेशियो बनेगा। लेकिन आप डायरेक्ट अप्रोच बना के रखो, क्यों हमें इसका यूज करना है, बार बार लिखोगे टाइम वेस्ट होगा। अगला सवाल, मनीष अकेले काम को 48 दिनों में पूरा कर सकता है और प्रताप अकेले उसी काम को मनीष के आधे समय में पूरा कर सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, 24 दिन में कर सकता है। वे दोनों साथ मिलकर कुल काम का इतना भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर अभी यहाँ पर हम सवाल बना दे कि मनीष 48 दिन में, प्रताप 24 दिन में काम करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, 1/4 को छोड़ दो, तो डायरेक्ट लिखेंगे 48 इंटू में 24 अपॉन में दोनों का सम, यानी कि 8 4 12 या तो 24 3 72 कर लेते, 72 हो गया। अब ये टोटल काम ऊपर लिखा होता है, इसका हमें 1/4 भाग करवाना था, तो ये 24 3 72 हो गया, 4 3 12 चौक 48, 4 आंसर आ गया। हमेशा याद रखो, ए कोई काम कर रहा है x दिन में, बी काम कर रहा है y दिन में, तो a प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, एक्स वाई अपॉन में x प्लस वाई दिन में। ये हो जाता है टोटल वर्क, यानी कि टोटल वर्क का हमें कितना चाहिए था, 1/4, तो हमने ये निकाल लिया पहले कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, बाद में उसका 1/4 कर दिया। ठीक है, अगला सवाल, S1 और S2 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत S2 और S3 द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से इतना अधिक है। यदि S3 द्वारा प्राप्त अंक 75 हैं तो S1 द्वारा प्राप्त अंक कितने होंगे। देखो S1 प्लस का S2, इनका एवरेज के अंकों के औसत से 35 अधिक है, S2 और S3 इनके एवरेज से 35 अधिक है। तो यहाँ पर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, ये तो कट जाएगा, S1 S2 बचेगा S1 अपॉन में 2 माइनस का S3 अपॉन में 2, बराबर में क्या हो गया, 35 हो गया। हमें S3 का मान पता था 75, यानी कि अगर हम देखें तो ये कर सकते हैं ना, S3 यानी कि 75 बराबर में 35 गुणे में 2 लिख सकते हैं, 35 दूनी 70 हो गया, यानी कि S1 बराबर में 5 और 7 7 14 हो गया, यानी कि 145 आंसर। सिंपल था बिल्कुल, ये तो समझ गए ना ये कैंसिल कैसे हुआ, S1 अपॉन में S2 प्लस का S2 अपॉन में S2 माइनस का S2 अपॉन में 2 हो जाएगा, और ये माइनस का था, इसे अंदर गुणा करेंगे तो प्लस वाला माइनस S3 अपॉन में S2 हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल आउट कर दिया। अगला सवाल, किसी धनराशि पर 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज इतना है, उसी धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब यहाँ पर देखो, प्रिंसिपल अगर हम मान लेते कि 100 था, यहाँ पर अगर देखें तो रेट हमारे पास 8 वर्ष नहीं 10% थी, और टाइम हमें 8 वर्ष दिया था। अगर हम इसी कंडीशन में SI निकालते तो 80 रुपए आ जाता। कह रहा था सेम धनराशि पर और हमको रेट दे दी थी 10% और टाइम यहाँ पर हमको दे दिया था 3 वर्ष, और पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते, देखो डायरेक्ट एक तो पता होना चाहिए कि 10% 3 साल का इफेक्टिव रेट कितना आता है, इतना निकल के आता। नहीं पता है तो देखो 1/10 करेंगे, 10 से यहाँ पर 11 हो गया, 3 वर्ष करा तो पावर में 3 होगी, यानी कि 1000, ये 1331 हो गया। अब लेकिन इसका मान, ये प्रिंसिपल है, इधर अमाउंट चल रहा है, तो इसका मान 100 दिया गया था, तो यानी कि ये 1/10 हो रहा है, इसका मतलब इधर भी यही होगा,
यानी कि अब ब्याज यहाँ से कितना मिला, 33.1% ब्याज मिल गया। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अब हमें देखो 80 बराबर कितना दिया गया था, क्योंकि SI का मान दिया गया था 8000 और हमें निकालना था 33.1 का मान। अब जहां पर 33 यानी कि 331 लिखा हो, आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखो आप कितना स्टेप्स कटिंग कर सकते हैं, आप सोच नहीं सकते अगर आपने नहीं की पहले की होगी। भाई इतना तो आप ओरल निकाल लेते, 10 8 80। आपने देख लिया 8 बराबर में 8 दिया है, यानी कि 1 हो रहा है, यानी कि जो भी हम रेशियो यहाँ पर बनाते वही आंसर। 10% की 3 साल का आप इफेक्टिव याद भी होगा, तो 33 1 देख के आंसर लगा देना, कुछ भी कैलकुलेशन इसमें करने की जरूरत नहीं थी। अगला सवाल, एक कक्षा के 14 विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि उस कक्षा में 32 वर्ष की आयु का एक नया छात्र शामिल होता है तो इन 15 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी। अच्छा भाई साहब, वो 32 वर्ष लेके आ गया, लेकिन हमारे पास तो सबकी एवरेज 17 थी, इतनी ज्यादा कैसे। भाई 17 अगर लेके आता तो 34 पे पहुंचते, लेकिन 2 कम है ना, यानी कि 17 से 2 कम, यानी कि वो 15 लेके आया एक्स्ट्रा। यानी कि एवरेज में 15 तो बढ़ेगा, लेकिन ये टोटल 15 बढ़ रहा। एक लोगों में कितना बढ़ेगा, पहले 14 थे, एक नया ऐड हो गया, यानी कि 15 लोगों में, यानी कि एक लोगों में एक बढ़ेगा, तो नया एवरेज 18। अगला सवाल, किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। 20 बराबर में 5 और 100 बराबर में निकालना था 25, आंसर आ गया। भाई देखो 100 का 20% करेंगे तो 20 हो गया, और इसी के बराबर करेंगे तो ये 100% हो गया। अब इसी 20% का मान हमको दिया गया था 5 वर्ष, 100% का मान कितना हो जाएगा, 20 पंजे 125 वर्ष, आंसर लगा दो। बस यही प्रैक्टिस होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगला सवाल कह रहा था, एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 20% की हानि पर बेच देता है। यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता और उसे इतने अधिक मूल्य पर बेचता तो 50% का लाभ अर्जित करता, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखो 20% की हानि यानी कि 100 CP रहा होगा, तो 20% हानि यानी कि SP रह हो गया। कह रहा था उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदा होता, तो 30 अगर हम कम करते तो कितने में खरीदते, 70 रुपए में, और इतने अधिक में बेचा होता, यानी कि ये परसेंटेज चल रहा, वो 125 अधिक में बेचना चाहता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो गया, 50% हो गया, यानी कि जो सेलिंग प्राइस बना होगा जाके वो 150%, समझ गए, यानी कि 15 सत्ते 105 हो गया। तो हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस में कितना डिफरेंस आया, हमारे हिसाब से ये कितना डिफरेंस आया, 5 हो गया, 10 से 8 गया 2, यानी कि इसी 25 का मान जो हमारे हिसाब से डिफरेंस आया, क्वेश्चन में 125 बोल रहा था, हमें 100 बराबर निकालना था, यानी कि 4 गुना, या तो इधर 25 पंजे 125 कर लो, 500 आंसर आ गया, सिंपल था। अगला सवाल, एक कक्षा में 40% लड़के और लड़कियों की संख्या 54 है, कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी होगी। आसान हो गया, देखो 40% बॉयज हैं तो 60% गर्ल्स हो गई, इसी का मान 54 दिया गया था, लड़कों की संख्या यानी कि 40 बराबर निकालनी थी, 3 में 54 9 चौक 36 आंसर। अगला सवाल, XYZ 3 छात्र हैं, X को Y से 40% अधिक और Z से 20% कम अंक प्राप्त हुए। यदि Y को 480 अंक प्राप्त हुए तो Z को कितने अंक प्राप्त हुए। अब इस सवाल में देखो X की हमें जरूरत तो नहीं ना, कहीं पर भी नहीं, यानी कि Y का 140%, कितना 140% बराबर में Z का 20% कम, यानी कि 80%, ये बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, ये डायरेक्ट आपको अप्रोच पता होनी चाहिए। X को Y से 40% अधिक यानी कि 140% लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन में Z से 20% कम यानी कि ये 80% लिख सकते हैं। तो इसी चीज को X दोनों जगह कॉमन है, कंपेयर करके हम डायरेक्ट ये चीज नहीं लिख सकते, इतना तो लिख ही सकते हैं ना। तो Y अपॉन में Z हो जाएगा, 2 चौकू 8 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया। हमें Y का मान पता यानी कि 4 बराबर में 480 यानी कि 12 चौक 48 120, इधर करेंगे तो ये 12 सत्ते 84 840 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती हैं। तो 8 छंग 48 हो गया, 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आ जाएगा, 216 का आधा करेंगे 108, ये डायरेक्ट अप्रोच होगी। भाई यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हैं जैसे 4/3 पाई r क्यूब, ये पूरे गोले का हो गया, आधा कर देंगे तो ये अर्धगोले का हो गया, बराबर में हमारे पास हो गया एक और गोला 4/3 पाई, ये r क्यूब हो गया, यानी कि ये तो कैंसिल आउट हो जाना है, हमें 1/2 यहाँ पर ये n गोले बन रहे थे, r अपॉन में कैपिटल R ये बराबर ये निकालना था, और
हमें पता है 48/8, ये तो आप ओरल करना इसीलिए। तो ये हो गया 6, पावर में 3 था, तो हमने यहीं से 216 और आधा कर दिया, यानी कि 108 आंसर। अब ये कैसे डायरेक्ट, अप्रोच तो आप कर लोगे, लेकिन आपको भी पता है इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी स्टेप से कटेंगे, उतना आपका टाइम सेव होगा। बाकी तो आपकी मर्जी है, आंसर तो आ ही जाना है। 3 संख्याओं का योग 123 है। यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात इतना है, दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात इतना है, दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या या 4 का मल्टीपल होगी या तो 3 का मल्टीपल होगी। देखो 4 का मल्टीपल है क्या, ये नहीं है। 33 नहीं है 4 का मल्टीपल, ये भी नहीं है, आंसर लगा दो। क्योंकि देखो पहली संख्या दूसरी संख्या 3:4 है, और इधर ये दिया गया था दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ये कितने अनुपात में, 3:5, यानी कि इनको जब बनाओगे तो हमें 12 लिखना पड़ेगा दूसरी संख्या, और इसमें गुणा करेंगे ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा, और इधर करेंगे तो 5 को 20 हो जाएगा। तो इसमें तो 4 और 3 का दोनों का मल्टीपल मिल गया ना, इसीलिए तो हमने 4 और 3 दोनों का देख लिया। 4 का ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, खत्म हो गई कहानी। बाकी आपकी मर्जी, आपको ऐसे डायरेक्ट अगर बिल्कुल बेसिक सही करना है आंसर तब भी आ जाना है, कोई मना थोड़ी ना कर देगा। 20, 10, 30, 32, 32 और 9 41 बराबर में 1, 2, 3 क्या गुना हो रहा था, 3 गुना। 12 का 3 गुना 36 आंसर। अगला सवाल सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल करते भाई। 25 दिया तो 75 हो गया। अब यहाँ पर ये भी देख लेना, यूनिट डिजिट से भी आंसर आएगा हम लोगों का। यहाँ पर करेंगे 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 हो गया। इधर करेंगे 3 दूनी 6 हो गया, प्लस का 6, 5, 11, 11 माइनस का 10, यानी कि 1 से 1 घटा रहे हैं, 1 में से 0, आंसर एक ही वाला तो आना है। खत्म हो गया, पूरी कैलकुलेशन भी नहीं करनी है। व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ हमसे पूछा गया था, बताओ ऐसा कोई नंबर पकड़ लो जो तीनों को डिवाइड कर दे, तो यहाँ पर 4 आंसर आ जाएगा भाई। 12 से आपका 8 नहीं कटेगा, 8 से आपका 12 नहीं कटेगा, 6 से आपका 8 नहीं कटेगा, खत्म। अगला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m दिस डिविजिबल बाई 9, यानी कि इनका सबका हमें सम करना पड़ेगा, और हमें ये देखना पड़ेगा कि m की जगह हम क्या मान रखें कि ये नंबर पूरा 9 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले वो नंबर हटा देते जो 9 से ऑलरेडी डिवाइड है, इनको हटा देते हैं। 8, 5, 13, 13 और 2 15 हो गया। 15 में क्या जोड़े कि 9 का मल्टीपल आ जाए, यानी कि 3, तो 18/9 हो जाएगा, यानी कि आंसर 3 आ गया। अगला सवाल कह रहा था द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई दिस। देखो हमें छोटा सा छोटा नंबर बताना जो इन नंबरों से डिवाइड हो जाए। ऑप्शन का सहारा लेते हैं भाई। 10 से अगर डिवाइड करना है तो लास्ट में हमें 0 चाहिए ही चाहिए, खत्म हो गई, खत्म खत्म आंसर बस। नहीं तो फिर एलसीएम निकालते रहना, आंसर आप लगाते रहना, ये तो आपको पता ही। अब मान लो 0 भी 2 में हो जाता, हम भैया 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते। अब और कुछ हो जाता, हम 4 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते। समझ गए ना? तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। अगला सवाल 3 संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि तीनों संख्याओं का योग इतना है तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9 का मल्टीपल, खत्म हो गया सवाल आंसर। भाई यही तो सबसे बड़ी संख्या है और 9 का मल्टीपल केवल एक ही ऑप्शन दिया था। अब क्या ही आसान चाहोगे, बाकी जोड़ के तो आप कर ही लोगे। एक नाव एक समान चाल से 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि नाव की चाल इतनी की वृद्धि कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में 3 घंटे कम लगेंगे। नाव की मूल चाल बतानी है। सबसे पहले तो डिस्टेंस बराबर फार्मूला एस माइनस प्लस माइनस लिख लो, एस डिफरेंस अपॉन में एस डिफरेंस इनटू में टाइम डिफरेंस। ये डिफरेंस एस डी स्पीड का जो है वो वृद्धि और कमी का होगा। साइन हम पे डिपेंड करेगा कि वो वृद्धि कर रहा है स्पीड में कि वो कमी कर रहा है। अगर कमी कर रहा होगा तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लेंगे, वृद्धि कर रहा होगा तो हम प्लस का साइन लेंगे। ये टाइम में डिफरेंस है। यहाँ पर वृद्धि हो रही थी, डिस्टेंस हमको 54 दे दी थी, एस का मान हमें निकालना था, एस और प्लस में 3 हो गया, और बटे में भी स्पीड डिफरेंस, इनटू में टाइम में डिफरेंस क्या था? 3 था। बस खत्म हो गया सवाल। कुछ बचा है? कुछ भी नहीं बचा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर 54 बचा है। 54 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 54 के क्यों करने, ऑप्शन देखो ना, सिंपल 6, यहाँ 6 रखा और इधर 6 प्लस का 3, सेटिस्फाइड हो गया, खत्म। नहीं तो क्वाड्रेटिक बना के कर लेना, ठीक है? तो वैसे करोगे नहीं, मुझे पता है, आप लोग बहुत होशियार हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य विक्रय मूल्य इतना है, छूट कितनी दी गई भैया? 10 से 8 गया 2 और 1 और बचा 5, 15 से 6 गया तो 9, बटे में हो गया 7600,
गुणे में 100, ये कैंसिल आउट। अब इसमें थोड़ी ऑप्शन की हिंट ले लेते हैं। देखो 6 में हम 2 का गुणा करेंगे तो ऊपर 2 मिल जाएगा, तो 12 वाला पकड़ लेते हैं, तो इधर हो जाएगा 12 छंग 72, ये पूरा पूरा 12 बार कट जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन का सहारा लेके काम खत्म। अगला सवाल कह रहा था राकेश, महेश और पुनीश मिलकर 20 मिनट में कुर्सी बना सकते हैं। राकेश और महेश मिलकर इसे 25 मिनट में बना सकते हैं। पुनीश को अकेले उस कुर्सी को बनाने में कितना समय लगेगा? 20 गुणे में 25 बटे में दोनों का डिफरेंस 5, 5 25 हो गया, 20 पंजे 100 मिनट आंसर हो गया। बस खत्म हो गई कहानी। अब ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे लिखा था राकेश, महेश और पुनीश, ये कर रहा था 20 दिन में, और यहाँ पर राकेश और महेश ये कर रहा था 25 दिन में। हमने एलसीएम ले लिया 20 इंटू में 25, ये एलसीएम। इनकी इफिशियंसी 25 आ गई, इनकी इफिशियंसी 20 आ गई। कहानी तो समझ में आ गई होगी मैं क्या करना चाहता हूँ। इन दोनों की इफिशियंसी कितनी है? 20 है, तो इसकी इफिशियंसी कितनी बची? 5 बची। तो ये 5 आया कैसे? 20 और 25 का डिफरेंस ही तो किया था भाई, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट अप्रोच कर ली। ठीक है, यही होता है सवाल में, और कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा इसमें एफर्ट नहीं डालने, आपको कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट निकालना है बस। चलिए फिर, ये हमारे 20 सवाल थे, इनको समाप्त कर लिया है। 22 की शिफ्ट 2 थी। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कम टाइम में आप ज़्यादा आउटपुट निकाल पा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि अब आगे पेपर होगा तो इस टाइप के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। पूछे जाएंगे, पहले भी पूछे गए हैं, क्योंकि 4-5 सवाल आपको इजी मिल रहे हैं। तो टाइम कितना आप सेव कर पा रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इजी सवालों से ही आप अच्छे सवालों पर पहुंच पाएंगे जब टाइम सेव करेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।